मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, एक बात। उत्तर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड छोड़ के पूरे देश का प्रभारी भी बना दिया उन्हें, दूसरी बात। हमारे साथ सैयद कासिम साहब है, राजपथ के संपादक है, संचालक है। उनसे उनकी प्रेडिक्शन को लेकर हम हमेशा बात करते हैं। आज की इस बैठक का क्या प्रेडिक्शन है और क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए, मेरे पास जो खबर है वो वही है जो मैं चला चुका हूँ। और मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, एक बात। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड छोड़ के पूरे देश का प्रभारी भी बना दिया उन्हें, दूसरी बात। ये दो चीज़ें तो ऐसी हैं। और तीसरी चीज़ उन्होंने जो सूद बता रहे हैं, तो किताबों को लेकर मैंने अक्सर कहता था, आज उन्होंने स्पष्ट कह दिया बैठक में, अगर मजबूत उम्मीदवार है तो चुनाव लड़ने के लिए भी उसको पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसे में वो चीज़ भी बंद की जाएगी। तो ये एक मतलब अगर ऐसा होता है तो फिर बीएसपी को गठबंधन में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। गठबंधन में जाने की ज़रूरत तब पड़ रही थी जब उनको उम्मीदवार नहीं मिले थे। अब ऐसी स्थिति में उनको अच्छे उम्मीदवार मिल जाएंगे, जातीय संतुलन, जातीय गढ़ी, सारी चीज़ें उनके पक्ष में होगी। तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि आकाश आनंद के हाथ में चीज़ें आने का मतलब ये है कि मायावती ने खुद अपने हाथ में लिया। और इस आकाश आनंद अगर पूरे राष्ट्र के प्रभारी हैं, तो यूपी ऐसे है तो यूपी में कोई दूसरा प्रभारी नहीं है। राजस्थान में मान लिया कि रामजी गौतम थे, महाराष्ट्र में डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ थे, लेकिन यूपी में कोई प्रभारी नहीं था, मायावती ही देखती थी। अब ये होगा कि आकाश आनंद पूरा देश देखेंगे, मायावती यूपी उत्तराखंड देखेंगी। लेकिन अगर मायावती देख रही है और कोई प्रभारी नहीं है, तो उसमें भी आप आकाश आनंद की सहमति, उनसे राय मशवरा, इसको आप देख सकते हैं। अब डिसीजन मेकिंग में आकाश आनंद शामिल हो जाएंगे तो क्या कुछ बदलाव देख पाएंगे पार्टी के अंदर, और भी कुछ बदलाव सिस्टमेटिक मुझे लगता ऑर्गेनाइजेशन? है कि आकाश आनंद को जितना मैं जानता हूँ, जो मैंने देखा है, समझा है, आकाश आनंद में बहुत ऊर्जा है। और वो उनके अंदर जो क्षमता है, वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो आकाश आनंद में ऐसी हैं जिन्हें ऑन कैमरा नहीं कहा जा सकता, जो मायावती नहीं छोड़ पा रही थी। आकाश आनंद उससे बहुत दूर है। तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी एक राइट पाथ पे है। 2002 जैसी बीएसपी की सिचुएशन आ सकती है और इसमें आकाश आनंद के लिए इनका ये फैसला आज का। और अभी बैठक के बाद फिर बैठक जो होती है, उसमें और चीज़ें निकल के आई जो हैं। फैसला आया है आज का, और औरंगाबाद का जो अभी पिछले कुछ दिनों में हमने जो भाषण देखा आकाश आनंद का, कुछ संबंध आपको लगता है ऐसा कि? बिल्कुल, देखिए, वो जब औरंगाबाद वाला भाषण था तो मेरी बात हुई कुछ लोगों से, तो मैंने ये कहा कि ये आकाश नहीं बोल रहे हैं, ये मायावती ने लिखा है और आकाश बोल रहे हैं। इसलिए कि आकाश आनंद इतनी स्पष्टता से अगर कोई बात कह रहे हैं, तो बिना मायावती की सहमति और संतुष्टि से नहीं हो सकता था। तो ये इशारा तो उसी दिन मिल गया था कि अब जो है बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद के हाथ में जाएगी और जैन जी की जो भाषा है वो आकाश आनंद के माध्यम से सुनने को मिलेगी। उनके माध्यम से सुनने को मिलेगा। ये जो आईटी सेल को लेकर भी कुछ बात कही थी आकाश आईटी आनंद सेल, देखो, ऐसा है ना कि आईटी सेल नहीं, बल्कि उन्होंने एक ऐप बनाया है और इसको मैंने शायद बहुत पहले चलाया था। उस ऐप पे ये है कि आप देश में किसी भी कोने से बैठ के आप उस ऐप पे अपनी बात डाल सकते हैं और वो बात उन तक पहुंच जाएगी। तो वन वे तो उन्होंने जो कहा था महाराष्ट्र में, वो तो शुरू हो चुका है, अभी बहुत जल्दी वो लॉन्च हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, आकाश आनंद के नेतृत्व में कुछ युवाओं को उन्होंने पहले से चिन्हित कर रखा है, जिनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, उत्तराखंड के लोग भी हैं, और एक टीम होगी। और आकाश आनंद अब लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं, गैर दलों के लोगों से भी, या जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, मायावती से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। फैसले भी आकाश आनंद ले पाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी की ज्वाइनिंग है तो वो आकाश से मिल सकता है, अपनी बात कर सकता है, उसके समीकरण समझ सकते हैं, जो मायावती के साथ नहीं हो पाता था। कोऑर्डिनेटर्स यहाँ तक आने नहीं देते, नेता है आकाश आनंद। तो वो मायावती तक पहुँच नहीं पाते थे। अब आकाश तक वो पहुँच जाएंगे और वो भी बहुजन समाज पार्टी में बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि कुछ पिछड़े नेता, कुछ मुस्लिम नेता और तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी में वापस होते हुए भी आपको दिखाई दे सकते हैं। कल दानिश अली का जो निष्कासन हुआ उसको लेकर भी लोगों को मतलब कई लोगों का ये मानना है कि बसपा को इससे नुकसान हो सकता है, क्या कुछ कि ऐसा? दानिश अली का खुद का नुकसान हुआ, बसपा का वहां से कोई नुकसान नहीं। इससे पहले इसी सीट से एमपी हुआ करते थे राशिद अली, बीएसपी से निकाले गए, और अब दानिश, दो के अलावा कभी मुसलमान वहां से एमपी नहीं जीता है। मुसलमान एमपी जीता ही बसपा से है वहाँ। ऐसे में दानिश अली ने अगर अपना इस्तीफा पार्लियामेंट में दिया होता, उसके बाद मायावती निकालती, तो उनका नुकसान हो सकता था। दानिश अली लोकसभा में बने रहे और उसके बाद बयानबाजी करते रहे, तो वो चीज़ तो उनके खिलाफ जानी थी। कांग्रेस उनको लेगी नहीं, क्योंकि देवगौड़ा के खास हैं, और देवगौड़ा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो अलायंस हुआ है, 3 महीने पहले दानिश अली मोदी से मिले थे
और तब मैंने कहा था किसी एक चैनल पे मैंने ये बात कही थी कि इसको मैं यूपी के चश्मे से नहीं देखता हूँ, इसको मैं कर्नाटका के चश्मे से देखता हूँ। वो जो रमेश बिधूड़ी का बयान है, उससे तो नहीं लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के से कुछ करीब हो पाएंगे। आप एक चीज़ बताओ कि मुशर्रफ जो है उसने हु किल कर करे किताब लिखी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कैबिनेट में है, तो आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो एक बयान के आधार पे कि वो नहीं लगता है? मुशर्रफ की किताब हु किल कर करे, वो किताब बीजेपी और उनके सारे लोग कर करे की हत्या को उजागर करती है और वही मुशर्रफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री है। क्या दानिश अली का इस्तेमाल होगा डैमेज कंट्रोल के लिए जो मुस्लिमों का वोटर है? दानिश मतलब इस हैसियत के आदमी नहीं है। दानिश देवगौड़ा के एक प्रवक्ता थे, देवगौड़ा के पारिवारिक सदस्य हैं और देवगौड़ा के कहने पे उन्हें टिकट मिला था। ये बात मैंने तमाम चैनल्स पे कही है। तो दानिश की इतनी मुसलमानों में हैसियत नहीं कि दानिश जो है वोट को, दानिश से कहीं बड़ा नेता उस बेल्ट में इमरान मसूद था। दानिश, और फिर दानिश को सपा टिकट कैसे दे देगी? रामपुर में मुसलमान, मुरादाबाद में मुसलमान, संभल में मुसलमान, उसके बाद अमरोहा में मुसलमान, नहीं हो सकता। कांग्रेस देवगौड़ा के खास आदमी को टिकट कैसे देगी? नहीं हो सकता। बसपा निकाल चुकी है, तो ऐसे दानिश के पास कौन सा रास्ता बचता है? वही देवगौड़ा पुराना घर और देवगौड़ा एनडीए का हिस्सा है। और वही यूपी में अभी फिलहाल उनका कुछ नहीं है। यूपी छोड़ो, अमरोहा में नहीं है, उनका अमरोहा में नहीं है। ये आज की जो बैठक हुई इसमें आकाश आनंद के अलावा 2024 को लेकर और अन्य कोई ऐसा आपने प्रिडिक्शन लगा पा रहे हैं कि गठबंधन को लेकर कुछ हो सकता है? कोई देखो ऐसा? ऐसा है कि अगर किताबों का सिलसिला बंद हो जाता है तो गठबंधन की कोई जरूरत बसपा को नहीं पड़ेगी और मेरे पास ये खबर है कि किताबों का बोझ कम कर देगा। जनवरी में जो है किताबों का बोझ किताबों नहीं का रहेगा। बोझ कैंडिडेट पे कम है, ये एक अंदर से मेरे पास ये खबर है। अगर किताबों का बोझ कम है तो फिर बहुजन समाज पार्टी को किसी के अलायंस की जरूरत नहीं है। क्योंकि किताबों की अगर जब बात करें तो पहले उसकी जॉइनिंग जो थी 50 रुपया थी, बहुत नॉमिनल थी, अब उसको 200 कर दिया था। तो शायद हो सकता है कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर भी बोझ बढ़ रहा होगा। नहीं, कार्यकर्ताओं पे कोई बोझ की बात ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि अगर किताबों का, जैसे आकाश किताबों के सख्त खिलाफ है और आकाश के हाथ में जब पार्टी आएगी तो किताबें ऐसे भी दूर हो जाएंगी। अगर किताब दूर है तो आप समझ लिए बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। बसपा 2002 के बाद से किताबें जब से शुरू हुई हैं बड़ी संख्या में, तब से बसपा जो है डाउनफॉल उसका हुआ है। आज किताब बंद हो जाएगी, बसपा फिर से खड़ी हो जाएगी। मेरा वो टैगलाइन जो है कि किताबों के बोझ से हाथी बैठ गया है, अगर किताब हटा दी जाएगी तो हाथी फिर खड़ा हो जाएगा। किताबों के चक्कर में कई लोगों की विकेट भी चली गई थी। एक दो नहीं, बहुजन समाज पार्टी खाली सिर्फ किताबों से हुई, एक दो नहीं। कुछ किताबों का पॉजिटिव बोझ, रिजल्ट के किताब का बोझ हटेगा तो हाथी फिर खड़ा हो जाएगा। हमारे साथ सैयद कासिम साहब थे और उनसे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एक लाइन में कह दिया, इसके पहले आपने राजपथ पे ये वीडियो भी देखा होगा कि किताबों की बोझ से जो है वो हाथी उठ नहीं पा रहा है और अगर किताबों का बोझ कम हो जाएगा तो हाथी फिर से स्टैंड हो जाएगा। तो ये बड़ी बात जो है सैयद कासिम इनके हवाले से निकल कर सामने आई है। उनका ये कहना है, आपका क्या मानना है? आज जो बड़ा फैसला हुआ है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।